नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये कक्षा 10 की क्षितिज जो पुस्तक है उसमें एक जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा का एक अंश जोड़ा गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि सबसे पहले मैं बार बार आपको रोज यही बोलता हूँ कि कवि या लेखक का जन्म और मृत्यु याद रखिएगा। तो प्रसाद जी का जन्म वो 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी में प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में ये पढ़ने भी गए थे, परंतु परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं होने के कारण 8वीं के आगे ये नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही इन्होंने संस्कृत है, हिंदी है, फारसी है, इनका अध्ययन किया। और इसी के साथ में जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, छायावाद की काव्य प्रवृत्ति में प्रमुख कवियों में इनका नाम है वो गिना जाता है। इस बात का आप लोगों को पता भी है कि जयशंकर प्रसाद जी अपने आप में एक संस्था थे। देखिए, हिंदी साहित्य जगत में कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जो अपने आप में एक संस्था थी। प्रेमचंद जी को देख लीजिए, प्रसाद जी को देख लीजिए, निराला जी को देख लीजिए, अज्ञे जी को देख लीजिए, दिनकर जी को देख लीजिए। ये अपने आप में एक संस्था थी। महादेवी जी को देख लीजिए, भारतेंदु जी को देख लीजिए, है कि नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को देख लीजिए, मिथिल क्षण गुप्त जी को देख लीजिए। ये सारे के सारे अपने आप में एक संस्था थे। इनसे रिलेटेड प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये किस काव्य धारा के थे? छायावादी। द्वितीय श्रेणी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बाद में क्या हुआ कि उनमें से एक छायावाद के प्रमुख कवि थे, उनमें से एक जयशंकर प्रसाद जी थे। इनका देहांत है वो 1937 ईस्वी में हो गया था। ये ध्यान रखिएगा, इनका देहांत कब हुआ था? 1937 में, और जन्म हो 1889 में। अब एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, एक बहु हिंदी के अच्छे प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, उनका जन्म भी 1889 में था। कौन से थे आप लोग बताने का कष्ट करें कि आप लोग व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। तो एक दूसरे भी प्रमुख कवि थे, काफी प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। उनका जन्म 1889 में हुआ था। वो कौन थे उनका पता लगाना आपको, खोजना, किताबों में ढूंढना। खोजोगे, टाइम इसमें वेस्ट करोगे तो आपके फायदा ही होना है, कोई नुकसान वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इनके मुख्य काव्य जो कृतियां हैं उनमें चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। कामायनी इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार कामायनी है। ध्यान रखना, ये 15 सर्गों में विभाजित है और छायावाद की प्रतिनिधि रचना के रूप में इन्हें माना जाता है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृतियों में कामायनी का नाम आता है, और कामायनी पर इनको मंगला प्रसाद पारितोष भी दिया गया था। ये उस जमाने का बहुत ही बड़ा पुरस्कार हुआ करता था। आज का ज्ञानपीठ पुरस्कार, उस जमाने का मंगला प्रसाद पारितोष। कवि के साथ साथ ये प्रमुख नाटककार भी थे। इन्होंने बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। एजाज शत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, करुणालय है, सज्जन है, कल्याणी है, प्रायश्चित है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामना है, एक घूंट है, विशाख है। ये प्रसिद्ध नाटक है इनके। राज्यश्री है, ये इनके प्रसिद्ध नाटक है। इनके साथ साथ इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। कहानियां में इनकी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह। इन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी हैं, ठीक है। और उपन्यास भी इन्होंने 3 लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रसाद जी का जो साहित्य है ना, वो जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में इनकी गहरी रुचि रही है, जो उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये प्रसाद जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। अब ये जो आत्मकथ्य इन्होंने निकालना शुरू किया था उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी के संपादकत्व में एक पत्रिका निकलती थी, हंस, ठीक है। इस हंस पत्रिका का एक आत्मकथ्य विशेषांक निकालना तय हुआ था कि इसमें बड़े बड़े विद्वान हैं, वो अपनी आत्मकथा का एक अंश लिखेंगे।
प्रसाद जी के मित्रों से प्रसाद जी के साथ में आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें, तो प्रसाद जी ने इससे सहमत नहीं थे, वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथे। ये जो कविता है ये पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। अच्छा कथन है, द्वितीय श्रेणी में पूछा जा सकता है कि आत्मकथे जो कविता है ये कब और किस पत्रिका में छपी थी, तो पहली बार 1932 में हंस पत्रिका में छपी थी। ध्यान रखिएगा, इस बात का काफी महत्वपूर्ण है। प्रकाशित हुई छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति है। साथ ही में छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने ललित, सुंदर, नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे महान और रोचक मान करके लोग वाही वाही करें। कुल मिलाकर के इस कविता में एक तरफ कवि की यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। बहुत ही अच्छी कविता है। अपन पढ़ेंगे एक एक पंक्ति से। आत्मकथे विशेषांक 1932 में हंस पत्रिका में निकलना शुरू हुआ, छपी थी ये कविता। कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी ये है अपनी। मधुप होता है, ध्यान रखना, भंवरा। गुनगुनाना होता है भंवरे की आवाज। तो देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं, प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि गुंजार करते हुए मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन अपनी कहानी, कहानी ये अपनी। कि भंवरा जो है वो गुंजार करते हुए भंवरे जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं वृक्षों के मुरझा करके। यानी जो भंवरे हैं वो अपने जीवन की करुण कहानियां सुना रहे हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी, मुरझा करके गिर रही हैं पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कि इस गंभीर, ये जो करुण कहानी सुना रहा है भंवरा, इसमें गंभीर नीले गगन के नीचे असंख्य इतिहास लिखे गए हैं। कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी हैं वो अपने को कहना चाह रहे हैं कि कौन भंवरा ऐसा है कि भंवरा जो है वो अपने जीवन की करुण कहानी सुना रहा है। वृक्षों में मुरझा करके पत्तियां गिर रही हैं, मुरझा करके गिर रही हैं पत्तियां देखो आज घनी। कि वृक्षों से मुरझा मुरझा करके बहुत सी पत्तियां हैं वो गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास दबे। यानी इस गंभीर नीले गगन के नीचे असंख्य इतिहास अर्थात आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं। और अपनी जो आत्मकथा है उसमें लिखने वालों ने स्वयं ही हंसी उड़ाई है। ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यानी जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी वो लिखने वाले ही स्वयं ही की ही हंसी उड़ाई है। कवि का कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अपनी आत्मकथा में मैं खुद की जो कहानी लिखना चाहता हूँ वो एक उपहास पात्र बन के रह जाएगी, बनना मात्र है। और फिर भी अनवरत इतिहास लगातार आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, लिख रहे हैं लोग और आगे भी लिखेंगे। तब भी कहते हो, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीत। आगे कवि अपने मित्रों को समझाते हुए कहते हैं कि क्या मैं अब भी अपनी आत्मकथा लिखूं क्या। कि बहुत से लोग हैं उन्होंने लिख दी हैं और उनके इतिहास दब गए हैं इस आसमान के नीचे, परंतु फिर भी अगर आप लोग कहते हो कि क्या मैं अब भी आत्मकथा लिखूं, क्या मैं अपनी बीती कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। कि मैं मेरी अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो ये मैं अपनी बीती हुई दुर्बलताओं को ही लिख डालूं इस खाली गागर में। जैसे आत्मकथा है कि सुनकर तुम सुख पाओगे, आत्मकथा कि सुनकर के तुम क्या सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। यानी ये जो मेरे शरीर रूपी या जीवन रूपी जो घड़ा है वो गागर है, जैसी मेरी आत्मकथा वो बिल्कुल सूखा है, नीरस है, खाली है, इसमें कोई भी आपको रस या आनंद प्राप्त नहीं होना है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। बहुत अच्छी बात की है कवि आगे कहते हैं कि कहीं तुम भी तो ऐसे नहीं हो कि ऐसा ना हो जाए कि मेरी ये खाली जो गागर जैसी आत्मकथा है इसको पढ़ करके ये समझो कि तुम ही इस गागर को खाली किया। यानी तुम लोगों ने इस मेरी जीवन रूपी गागर है मटकी, इसको आपने खाली किया है और इसका रस चूस करके ही अपनी गागर को तुम है ना भरना चाहते हो। अपने को समझो मेरी रस ले अपनी भरने। कि मेरे गागर से आप अपना गगरा भरना चाहते हो। तो कहने का कवि का भाव है कि जीवन में कुछ भी रस
अर्थात सुख नहीं है। आत्मकथा पढ़ने वाले स्वयं ही दोषी न समझ बैठे मुझे कि ऐसा भी कोई इंसान होता है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। आगे कवि कहते हैं कि यह विडंबना, कि ये मेरी जो सादगी है, सरलता, मेरी सादगी भरे जीवन की हंसी उड़ाना चाहते हो, कि यही विडंबना है कि अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मेरे इस सादगी भरे जीवन की हंसी उड़ाना मैं अपने आप को नहीं चाहता हूं, बल्कि भूलें अपनी या परवंचा औरों को दिखलाऊं मैं। परवंचा होता है धोखा। तो देखो, भूलें अपनी या परवंचा औरों को दिखलाऊं मैं। आगे कवि कहते हैं मैंने अपने जीवन में जो भी भूलें की हैं वह ठगे जाने में के विषय में दूसरों को बता करके अपनी हंसी हमें नहीं उड़ाना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आगे कवि कहता है कि अपने प्रिय के साथ में बिताए हुए जो खुशी के पल थे, उज्जवल पल थे, उसकी गाथा मैं किस प्रकार से गाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि प्रिय के साथ में जो मैंने अच्छे दिन बिताए थे, मेरे जीवन का जो मधुर रस था, उज्जवल पक्ष था, उसकी गाथा कैसे सुनाऊं मैं। अरे लिख, आगे देखिए, अरे लिख लिखा कर हंसते होने वाले उन बातों की, क्योंकि खिलखिलाकर, सॉरी, आगे खिलखिलाकर हंसते होने वालों की। आगे कवि कहते हैं कि खिलखिलाकर के हंसने वाली वो बातों की कहानी असफल कहानी बन चुकी है। मिला कहाँ वह सुख जिसके मैंने स्वप्न देख कर जागा था। आगे कवि कहता है कि अपनी इस असफलता की कथा में किस आधार पर गाऊं, सुनाऊं आप लोगों को, कि मेरी स्मृति बनी हुई बातों, यानी मेरी याद में जो बातें पड़ी हैं उनको मैं याद करके, स्मृति में बातें पड़ी हैं उसको मैं याद करके अपने मन को व्यथित नहीं करना चाहता हूं। और मेरा जो सुख के जो बीते एक्शन है उसको मैं आत्मकथा जो लिखूंगा उसमें पिरोना नहीं चाहता हूं। उनको पिरो करके अपने मन को नष्ट कष्ट नहीं देना चाहता हूं। कहाँ मिला वह सुख जो जिसका मैंने स्वप्न देखा था, यानी जिस सुख का मैंने स्वप्न देखा था वो सुख मुझे कहाँ मिला, वो अच्छे दिन मुझे कहाँ मिला। आगे देखिए, मिला कहाँ वह जिसका मैं स्वप्न देख कर जागा था। कवि कहते हैं मैंने जो सपने देखे थे ना, जो सुख के, वो कभी साकार नहीं हुए, तो मुझे उसका सुख नहीं मिला है। और उसके सामने, किसके सामने, आगे कहते हैं कवि कि जिसके सपने देख करके मैं जागा था, कहाँ मिला वह सुख, वो सुख मुझे कहाँ मिला, मैं स्वप्न देख कर जागा था। यानी जिस सुख के को मैं सपना देख रहा था, स्वप्न देख रहा था, वो सपने कब साकार हुए मेरे, उनको देख करके मैं कब जागा। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भागा है। आगे कवि कहते हैं सुख में मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके वो सुख के सपने हैं वो भाग गए, दूर चले गए। कवि कहना चाहता है कि मेरा प्रिय के साथ में सपना था वो अधूरा ही रह गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर गाथा में, मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग की मधुमाया में। आगे कहते हैं कि मैंने मेरी प्रिया के जो लाल लाल गाल हैं, अरुण कपोल, अरुण लाल यार कपोल गाल, यानी मेरी प्रिया के लाल गालों पर इतनी मस्ती छाई रहती थी कि प्रेम और भोर की सुहाग का सिंदूर प्रिया के गालों में लालिमा के रूप में समाया रहता था। वो उसमें भरता रहता था कि जिनके करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग की माया में, कि प्रिया के लाल गालों पर इतनी मस्ती छाई हुई थी कि प्रेम बरी भोर भी, यानी अनुरागिनी उषा लेती, यानी प्रेम बरी भोर है उसका भी सुहाग का सिंदूर प्रिया के गालों की लालिमा से भरता हुआ नजर आता था। उसकी स्मृति पाथेय बनी, उसकी किसकी, आज मैं थका हुआ पथिक के समान हूँ। मेरी प्रिय की जो यादें हैं ना, वो ये थके हुए पथिक के मतलब भोजन के रूप में काम आई है, संबल सहारे के रूप में काम आई। पाथे यानी संबल, कि इसकी स्मृति पाथे बनी, यानी मेरी प्रिय की स्मृतियां पाथे के लिए, यानी रास्ते का मेरे लिए भोजन बनी है। वो कहने का भाव है कवि का कि अब प्रिय की यादों के सहारे इस जीवन की पूरी यात्रा मुझे पूरी करनी है। थके पथिक की पंथा की, यानी थका हुआ जो राहगीर होता है, पथिक होता है, उसके रास्ते का भोजन बनी है मेरी प्रिय की स्मृतियां, यादें। उसके साथ में मेरा पूरा जीवन है वो गुजार दूंगा। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, यानी सीवन होता है सिलाई। आगे कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी इस सिली हुई गुदरी, सीवन होता है सिलाई और कंठ होती है गुदरी, कि कवि कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी इस सिली हुई गुदरी को उधेड़ करके मेरे मन को मैं दुखी करें। छोटे से जीवन के कैसे बड़ी कथा आज कहूं, कथाएं आज कहूं, यानी मेरा छोटा सा जो जीवन है इसमें मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर दूं। कवि कहना चाहता है कि मेरा जीवन छोटा सा बिल्कुल साधारण सा है, इसको मैं बढ़ चढ़ा करके मैं औरों को नहीं बताना चाहता, ये मेरे लिए उचित नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। आगे कवि कहता है कि ये भी तो मेरे लिए बहुत उचित होगा कि मैं स्वयं तो मौन रहूं और दूसरों की चुपचाप सुनता रहूं, यानी मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं करना, औरों की कथाएं मैं सुनता रहूं,
चुपचाप, बोले तुम मेरे बारे में मैं शांति रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। आगे कवि अपने मित्रों को समझाते हुए कहते हैं कि मेरी भोली सी आत्मकथा को सुन करके क्या तुम क्या करोगे, क्या मिलेगा आपको। इस आत्मकथा में कोई विशेष बात आपको नहीं मिलने वाली है। वैसे भी आत्मकथा लिखने का अभी समय भी नहीं है, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आगे कवि कहता है कि ये आत्मकथा लिखने का ठीक समय नहीं है मेरे पास में, मेरी मौन व्यथा सोई हुई है। मैं नहीं चाहता कि इस मौन व्यथा को आत्मकथा लिख करके फिर से जगा दूं, इसलिए हृदय को कष्ट देने वाली कथा मौन रहनी ही उचित है मेरे लिए। आशा करता हूं कि कविता आराम से समझ में आएगी। इसमें देखिएगा छोटी छोटी बातें अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कि मधुप गुनगुना करके कह जाता है कौन कहानी। यहां पर आप समझिएगा कि मधुप किसके लिए है, यहाँ पर भंवरे को संबोधित करते हुए कवि अपनी बात कहना चाह रहा है कि भंवरा जो है वो अपने जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। कौन कहानी ये अपनी, यानी भंवरे हैं वो गुंजार करते हुए अपने जीवन की करुण कहानियां सुना रहे हैं। मुरझा करके गिर रही हैं पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि इन वृक्षों की पत्तियां हैं वो मुरझा मुरझा करके गिर रही हैं, यानी करुण कथा सुन सुन करके सारी पत्तियां मुरझा करके गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा आसमान के लिए आया है कि इस गंभीर नीले गगन के नीचे असंख्य इतिहास हैं वो दबे पड़े हैं, आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं और लिख रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं। ये लोग करते ही हैं अपनी व्यंग्य मलिन उपहास। और साथ ही साथ में कवि कहता है कि ये आत्मकथा लिखने वाले स्वयं ही हंसी उड़ा रहे हैं, अपने आप के ही उपहास से उड़ा रहे हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें कह रहे हैं। ये हंसी वाली बात होगी, इसमें सच्चाई कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, यथार्थ का पूत बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न यूं पूछ लेते जो तुम सुनकर सुख पाओगे। अब यहाँ पर कवि किसको कहा, अपने मित्रों को कहा है कि तुम मेरी आत्मा सुनकर के क्या सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति, यानी मेरा जीवन रूप जो जीवन है वो एक रीति गागर के समान है, रीते हुए मटके के समान है। गगरी होती है ना खाली घड़ा, उसको बोलते हैं गागर, यानी खाली है मेरा जीवन, इसमें कोई रस नहीं मिलने वाला है। किंतु कहीं कभी ऐसा तो ना हो जाए कि तुम खाली करने वाले, यानी मेरे जीवन मेरी आत्मकथा सुन करके हंसी उड़ाने वाले हो, अपनी भरने वाले हो, यानी मेरा रस लेकर के आप अपनी गगरी भर लोगे। यही विडंबना है, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं कैसे, यही तो विडंबना है इस साधारण से जीवन की है। मैं किस प्रकार से सरल से मैंने जीवन जिया, इसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूं मैं, मेरा जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। भूलें अपनी या परवंचा औरों को दिखलाऊं मैं। आगे कवि कहता अपने भूलों और जो मेरे साथ धोखे हुए हैं, ठगे जाने वाले के विषय में है, जो दूसरों को बता करके मैं अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता कि फला आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ ठग किया, ये मैं नहीं बताना चाहता। उज्ज्वल गाथा भी इसकी कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आगे कवि कहता है कि मैंने मेरे जीवन जो है वो प्रिया के साथ में बिताए हुए जो पल हैं उसकी उज्जवल गाथा भी मैं किसको सुनाऊं, कैसे सुना सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, क्योंकि खिलखिला करके हंसने वाली बातों की कहानी असफल कहानी बन करके ही रह गई है। अपनी इस असफल कहानी को मैं किस आधार पे सुनाऊं आप लोगों को। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न है वो इसके माध्यम से बन सकते हैं कि अरुण कपूर किसके लिए आया, ये अपनी प्रिया के लिए कवि ने संबोधित किया है। ठीक है, आशा करता हूँ पूरी कविता छोटी सी कविता है, एक प्रश्न जयशंकर प्रसाद से पक्का आना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।